हेलो स्टूडेंट, मैं तरुण श्रीवास्तव आप सभी का ई स्किल इंडिया के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कंपनी कॉस्ट इन एरियर्स अराइज करती है, जाहिर सी बात है कि कॉस्ट इन एरियर अराइज करने का जिम्मा शेयर होल्डर का होता है। वो शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट को पेमेंट नहीं करते हैं। कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट में कंपनी पैसे को ट्रांसफर कर देती है। कंपनी टाइम टू टाइम अपने शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपनी इंस्टॉलमेंट को सर्टेन डेट के साथ पेमेंट कर दीजिए। फिर भी कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो अपनी कॉस्ट इन एरियर्स अमाउंट का पेमेंट नहीं करते। उस केस में कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होंगे? क्या कंपनी जो पेड अमाउंट है उसको क्या शेयर होल्डर को वापस कर देगी, या पेड अमाउंट को अपने पास रख लेगी, या इस केस में क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरफीट का मतलब होता है जब्त करना। लॉस एक टाइप का लॉस होता है जो किसी गलती की वजह से इस लॉस को, इस पेनाल्टी को चार्ज किया जाता है। फॉरफीचर का मतलब जैसा कि अभी हमने बताया, हरण करना, जब्त करना, खत्म करना है। अब आप जब इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट आपने पेड नहीं किया, अब कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट है जो ड्यू होती है? आपको पता है एप्लीकेशन डायरेक्ट अमाउंट आपके पास आ जाता है, लेकिन अलॉटमेंट अमाउंट या आपकी जो फर्स्ट कॉल मनी है, सेकेंड कॉल मनी है, फाइनल कॉल मनी है, ये अमाउंट आप ड्यू करवाते हो और शेयर होल्डर के पास बिल्कुल ऑप्शन होता है कि आपका अमाउंट पे करे, आपका अमाउंट पे ना करे। अगर उसने अमाउंट नहीं पे किया है तो आप नॉर्मल सी एंट्री, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉस्ट इन एरियर्स के साथ क्या केस करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के। शेयर होल्डर फेल टू पे इंस्टॉलमेंट। अभी हमने आपको इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया। कंपनी क्या करती है? प्रॉपर नोटिस भेजती हैं और फिर भी वो अमाउंट पे नहीं करते हैं, तो जो उनको अलॉट किया गया शेयर होता है उसे कैंसिल कर दिया जाता है। इट मीन्स शेयर फॉरफीट करने का जो इफेक्ट होता है वो अलॉटमेंट को कैंसिल करने का होता है। जब कोई भी पर्सन का अलॉटमेंट कैंसिल होता है, जाहिर सी बात है उसकी जो मेंबरशिप है वो वैसे ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरी चीज, और इस केस में होता क्या है, जो भी अमाउंट है ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर ने पे कर दी है, हम उस अमाउंट को फॉरफीट कर लेते हैं, सीज कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं एक मिस्टर ए हैं, इन्होंने 10 रुपए के शेयर कंपनी से खरीदे हैं। कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पर पैसा मांगा था। ये पैसे कुछ इस तरह से थे: ₹2 एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹2 फर्स्ट कॉल पे एंड ₹3 ये आपका पेमेंट था सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। मिस्टर ए ₹2 का अमाउंट तो ऑलरेडी वो पेड किए ही होंगे। कंपनी ने उनसे कॉल किया कि अलॉटमेंट का पैसा दीजिए। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। लेकिन जब कंपनी ने जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल ड्यू कराई, शेयर होल्डर ए ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, अमाउंट पे नहीं किया। कंपनी ने अपना फाइनल कॉल ड्यू कराया, इस पर भी हमारे मिस्टर ए ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, सर्टेन डेट पर पेमेंट नहीं कराया। कंपनी ने उनको एक नोटिस भेजा कि अब हम आपके शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि ऑलरेडी पेड अमाउंट कौन सी है। तो आपको पता चला कि जो ये 5 रुपए का अमाउंट है ये ऑलरेडी पेड है, लेकिन जो आपका रिमेनिंग 5 रुपीज का अमाउंट है ये नॉट पेड अमाउंट है। इट मीन्स ये जो अमाउंट है वो कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट में ऑलरेडी आपके पास पड़ा है। तो आपको क्या करना है शेयर फॉरफिट के केस में? ये जो 5 रुपए हैं इसको शेयर फॉरफीचर, एक आपको अकाउंट ओपन करना है। उस अकाउंट का नाम होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो अमाउंट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी उसे यहां ट्रांसफर कर दोगे, और जो आपने अभी तक कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन किया हुआ है
उस कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप क्लोज करोगे। अब आप ध्यान करिए कि कॉल्स इन एरियर्स जब भी अराइज हुआ था तो आपने उसे डेबिट किया था, तो आप जान गए होंगे कि आज के इस केस में कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज करना है तो आपको डेबिट ना करके आपको उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और कैसे हम फॉरफिट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अब हम जानते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर, मतलब कि जब कंपनी के पास फॉरफीचर का केस अराइज होता है तो उस केस में कंपनी कौन सी अकाउंटिंग एंट्री पास करती हैं, ये चीज़ अब आपको समझना है। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए क्या होता है, अकाउंटिंग एंट्रीज। अब ये देखो, जो 10 रुपए का शेयर था अभी इस केस में, उसको कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट को ही कैंसिल कर दिया। इट मीन्स जो कैपिटल थी वो कम हो गई आपकी। तो कैपिटल जब कम होगी तो आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, और जब भी लायबिलिटी कम होती है तो आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हो। दूसरा, ये जो लायबिलिटी कम हुई है या जो भी आपकी कैपिटल कम हुई, इसके साथ दो केस था, एक कॉल्स इन एरियर का था और दूसरा शेयर फॉरफीचर अकाउंट का था। तो आप क्या करोगे, तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और दूसरा क्या करोगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब आप एक चीज ये समझिए कि जो भी हमारी कैपिटल थी वो टू पार्ट में थी, एक अमाउंट रिसीव का पार्ट था, दूसरा अमाउंट नॉट रिसीव का पार्ट था। हमने दोनों अलग अलग कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि कौन सा अमाउंट आएगा, और दूसरा प्रॉब्लम ये राइज होता है कि अगर किसी कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ही ना ओपन किया हो तो आप क्या करोगे। जब भी कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करती हैं तो जो भी अमाउंट आपको नहीं मिला होता है उसी अमाउंट को क्रेडिट कर देना रहता है। सपोज करिए कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल का जब पैसा मांगा तो उसे नहीं मिला, तो उस केस में आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना चाहिए था, आपने नहीं ओपन किया, तो आप क्या कर देंगे, टू फर्स्ट कॉल। अब प्रॉब्लम आती है, 10 रुपए का शेयर था, वो कंपनी ने कितने पैसे मांगे थे, तो अभी जो प्रॉब्लम थी वो थी 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़। और कंपनी ने ये जब शेयर 10 रुपए वाले फॉरफिट किए, उस केस में कंपनी ने पूरे रुपए मांग लिए थे। इट मीन्स इन दिस केस द कॉल्ड अप वैल्यू इज ₹10। तो आपको जब भी शेयर फॉरफिट को डेबिट करना पड़ेगा तो वहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कॉल्ड अप वैल्यू क्या है। तो इस केस में कंपनी ने 10 रुपए मांग लिए थे, 10 रुपीज इसका कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 10 रुपीज से इसको डेबिट कर लोगे। दूसरा, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसमें ये पैसे मिल गए थे, ये नहीं मिले थे। तो कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा है, जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं होता है, यानी आप यहां पर वो पैसा लिखते जो नॉट रिसीव्ड होता है, आपको पैसा नहीं मिला होता है। इस केस में आपको 5 रुपए, जो कि 2 रुपीज आपका फर्स्ट कॉल पे एंड 3 रुपीज आपका फाइनल कॉल पे नहीं मिला हुआ, ये था आपका 5 रुपए। अब आप बैलेंसिंग फिगर पता करो तो पता चलता है 5 रुपए मिल गए थे, और आप पता भी करो 5 रुपए मिले कैसे। तो आपको पता है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल गया था, ये 5 रुपए आपको क्रेडिट करने पड़ेंगे। अब क्रेडिट कैसे करना पड़ा, क्योंकि ये एक टाइप की कंपनी को इनकम होती है, एक टाइप का आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसीलिए हमने इनकम को भी क्रेडिट कर दिया। लेकिन ये इनकम पर्टिकुलर सोर्स पर थी, इसीलिए उस पर्टिकुलर सोर्स को, एक्टिविटी को हमने नाम क्या दिया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5 रुपए। तो आपको पता चला होगा इसमें क्या होती है, जो भी अमाउंट पेड कर दी जाती है या जो भी अमाउंट कंपनी को रिसीव कर ली जाती है। तो इस केस में एंट्री क्या बन गई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो 10 रुपए होगा, जो कि इसकी कॉल्ड अप वैल्यू होगी, टू कॉल्स इन एरियर जो कि आपका 5 रुपए का था, एंड टू शेयर फॉरफीचर जो कि आपका 5 रुपए रिसीव अमाउंट था। ये एंट्री आपकी पास हो जाएगी। अब हम दूसरा एक केस लेते हैं, और उस केस में आप समझिएगा, एक है मिस्टर ए, उन्होंने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन वगैरह दिया था और उनको 100 शेयर अलॉटमेंट हो गया। उनसे जो पैसे मांगे गए वो एक शेयर के 10 रुपए थे, जो कि इंस्टॉलमेंट में लेने थे। इंस्टॉलमेंट कुल 3 थी, एक थी ₹2 की, दूसरी थी ₹5 की, और तीसरा जो भी बैलेंसिंग अमाउंट था
वो आपका था फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल क्या कहें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप पता कर सकते हो 5 रुपये अलॉटमेंट पे 2 एप्लीकेशन, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3 है। ये है आपका फाइनल कॉल पे। कंपनी ने क्या किया, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया। जब अलॉटमेंट मांगा, कंपनी ने अलॉटमेंट का ड्यू कराया और मिस्टर ए ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने तुरंत मिस्टर ए के जो भी पेड अमाउंट थे उस अमाउंट को फॉरफिट कर लिया। अब इस केस में क्या एंट्री पास होगी, तो जरा आप देखो कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं। तो कंपनी ने 2 रुपीज एप्लीकेशन के मांगे हैं और 5 रुपीज आपके अलॉटमेंट के मांगे। मतलब जो इस केस में कॉल्ड अप वैल्यू है वो आपकी 7 रुपीज है, और 7 रुपीज से ही यहां पर आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ना कि 10 रुपए से। तो आप एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना आ जाएगा आपका 7 रुपए। कैसे पता चला, क्योंकि कंपनी ने 7 रुपए ही मांगकर उसका फॉरफिट कर दिया। अब ये 7 रुपए में कुछ पार्ट ऐसा होगा जो रिसीव होगा, कुछ ऐसा पार्ट होगा जो रिसीव नहीं होगा। अब देखो रिसीव्ड अमाउंट सिर्फ 2 रुपए है, तो जो रुपए रिसीव्ड होते हैं उन्हें आप फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ₹2। और आपको 5 रुपए नहीं मिले हैं। इस 5 रुपए के केस में आपके पास 2 ऑप्शंस है। अगर कंपनी ने कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन किया है तो आप कॉस्ट इन एरियर अकाउंट ओपन कर लो। हमने भी ओपन कर लिया, कितने से, 5 रुपए से। अब आप कहोगे सर कॉस्ट इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन है, कोई बात नहीं, आप यहां पर जो इंस्टॉलमेंट का नाम था उसे लिख दो। तो क्या था इंस्टॉलमेंट का नाम, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ही लिख सकते हो आप। लेकिन अब आप देखो हमने ये 1 शेयर के लिए एंट्री की, लेकिन मिस्टर ए के पास कितने शेयर थे, 100। अब आपको इसके लिए 100 शेयर के लिए एंट्री करनी है। तो 100 का 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको अमाउंट, आपकी कॉल्ड अप अमाउंट थी वो 700 हो गई। दूसरा, जो आपका फॉरफीचर अकाउंट है जो मिला है, 1 शेयर पर 2 रुपीज, 100 शेयर पर 200। और जो आपका नेक्स्ट अमाउंट है जो नहीं मिला हुआ है, तो आप पता कर सकते हो 700 मिलने थे, जिसमें 200 आपको मिल चुके हैं, और आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो 500। और चाहो तो आप इसे क्रॉस वेरीफाई करा लो, 100 शेयर्स 5 रुपए नहीं मिले, तो ये हो गया आपका 500। तो ये था आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट होता क्या है, इससे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप ये जानेंगे कि अगर कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पर इश्यू करे तो क्या एंट्री होगी, और दूसरी चीज आप ये जानेंगे अगर प्रीमियम मिल जाता है तो शेयर फॉरफिट करते हैं तब क्या एंट्री पास करेंगे, अगर प्रीमियम नहीं मिलता है और शेयर को फॉरफिट करते हैं तब क्या एंट्री पास करेंगे। ये आप आने वाले वीडियोज में जानेंगे। थैंक्स क्लास।